इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 6.5 ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है। 3 लॉज हैं। एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसमें ओवरलैपिंग और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉज हैं। फिर कंप्लीमेंट्री इवेंट्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम भी कहते हैं, और इसके भी 2 लॉज हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 टू 6.4 में। जैसे एक बेबी बचपन में अम्मी अब्बू या मामा बाबा बोलता है तो वो नहीं जानता कि मैं उर्दू या इंग्लिश बोल रहा हूँ, पर वो बोल रहा होता है और बड़ा होने को उसको पता चलता है कि बचपन में मैं बोलता था उर्दू इंग्लिश। आपको भी कुछ मिनट्स में यकीन आ जाएगा। सबसे पहले एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं वेन डायग्राम्स की मदद से। ये यूज़ होती हैं प्रोबेबिलिटी को विजुअलाइज करने के लिए, जिसमें हर सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसी इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसी इवेंट ए के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी, और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसी डिफरेंट इवेंट बी के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी। मगर पिक्चर में एक और एरिया भी है, ये ओवरलैपिंग एरिया। ये कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, जिसको यूँ लिखा जाता है, और ये एरिया बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अकरिंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने रैंडमली कोई प्लेइंग कार्ड सेलेक्ट करना हो तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम ए में जैक पिक कर लें और बी में पिक कर लें हार्ट। ऐसे में लेफ्ट सर्कल में हमारे पास कार्ड्स होंगे जैक डायमंड, जैक ऑफ स्पेड और जैक ऑफ क्लब, और राइट वाले सर्कल में होंगे 2 का हार्ट, 3 का हार्ट, 4 का हार्ट एंड सो ऑन, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड होते हैं हार्ट के। और सिर्फ एक ही कार्ड होगा जो दोनों सर्कल्स शेयर करेंगे। वो कौन सा होगा? जैक ऑफ हार्ट्स, क्योंकि जैक भी है और हार्ट भी है, तो उसके हम दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन में प्लेस कर देते हैं। इंटरसेक्शन समझने के बाद हम यूनियन की तरफ चलते हैं। यूनियन इस तरह से लिखा जाता है और इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ए और बी। जैसा सुनने में लग रहा है वही इसका मतलब भी है कि ए या बी की प्रोबेबिलिटी। चलते हैं एक दफ़ा फिर से कार्ड्स एग्जाम्पल की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या जैक्स यूनियन हार्ट्स का मतलब होगा कि हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक्स हार्ट वाले जैक के अलावा, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट जैक वाले हार्ट के अलावा, और इसके अलावा ये सेंट्रल एरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक जो कि हार्ट वाला हो। यानी प्रैक्टिकली वो सारा एरिया जो वेन डायग्राम के अंदर है। ओके, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखें, एक तरीका तो ये है कि हम कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ जैक लें और उसमें ऐड करें कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ हार्ट। लेकिन ऐसा करने पे हमने मिडल एरिया को 2 बार काउंट कर लिया है, लिहाजा हमने ए और बी में से एक का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा माइनस करना है, और ये रहा यूनियन का फॉर्मूला। और ये है ओवरलैपिंग कंडीशन। अब देखें, अगर ए और बी ओवरलैपिंग ना होते तो क्या सिचुएशन होती? कुछ ऐसी। इस सूरत में फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी होता ऐसा, यानी कोई इंटरसेक्शन वाला हिस्सा नहीं है, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एक साथ नहीं रह सकते। इस तरह हमने एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ लिए हैं। अब हम कंप्लीमेंट्री इवेंट्स की तरफ जाने से पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, जिसको मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम भी कहते हैं। कंडीशनल, जिसको लिखा इस तरह से जाता है और पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। बेसिकली जब हमें ऑलरेडी गिवन हो कि जो आंसर होगा वो पहले अकर होने वाले बी पे डिपेंडेंट है, ऐसे में क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए अकर होगा? चलिए एक बार फिर से कार्ड्स वाली एग्जांपल्स देखते हैं। इसको यूँ समझें कि अगर ये बता दिया जाए कि कार्ड ने हार्ट ही में से निकलना है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि हार्ट में जैक निकल आए? हमें बता दिया गया है कि बी अकर हो रहा है, और हम ये जानना चाहते हैं कि बी का कितना हिस्सा जिसमें ए भी कॉमन है वो अकर होगा। उस हिस्से को हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन बी से। यानी इस सूरत में ए के आने के चांसेस डिपेंड कर रहे हैं बी के आने पे। इसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। जो लाइन है इसको कहते हैं गिवन। और अगर ए के आने की प्रोबेबिलिटी बी के आने पे डिपेंड ना करे तो उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
इन दोनों इवेंट्स को बॉल्स वाली एग्जांपल से समझते हैं जो हमने एक्सरसाइज 6.3 में भी पढ़ी थी। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स। ये एक बैग है, उसमें 3 रेड और 7 ग्रीन बॉल्स हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉन, यानी उसको निकाला गया, नॉट रिप्लेस, दोबारा नहीं रखा गया। एंड अनदर इज़ ड्रॉन, और एक और बॉल निकाल ली गई। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली भी रेड निकले और दूसरी भी रेड? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड क्या होगी? देखें, हम कर क्या रहे हैं, वी पिक एंड पिक। टोटल बॉल्स हैं 10। फर्स्ट बॉल हमारे हाथ में रेड आए, इसके क्या चांसेस हैं? 3/10। अब चलें, फर्स्ट बॉल हमने उठा ली। अब देखें क्या सेकंड बॉल रेड पिक होने के चांसेस में फ़र्क आया? बिल्कुल आया, क्योंकि अब टोटल बॉल्स बची हैं 9। तो अब दोबारा रेड बॉल पिक होने के चांसेस हैं 2/9। और चूँकि हमने एंड किया है, हमने लिहाजा मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करते हैं। 3 × 2 / 10 × 9। तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ऊपर क्या रह गया 1 और नीचे 5 3 ज़ा 15। तो अब इस तरीके से लिखते हैं कि आपने सॉल्व करके क्वेश्चन को पेपर में लिखना क्या है। लेट ए इज इक्वल टू द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10। लेट बी इज इक्वल टू सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था, पहले से एक बॉल कम हो गई है टोटल में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंड कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे कि निकला क्या चीज़ है, एक निकल गया है। तो अब बचा है हमारे पास 2/9। तो अब इसको इस फॉर्मूले में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसको इस तरह करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड इज इक्वल टू 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/9 इज इक्वल टू 1/15। इसको दूसरी कंडीशन देते हैं जबकि इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट इवेंट नहीं हैं। वही बैग है, उसके अंदर 3 रेड और 7 बॉल्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन में एक तब्दीली की है उसने, अ बॉल इज़ ड्रॉन रीप्लेस, यानी ऊपर ही हवा में नहीं रखी थी, दोबारा अंदर डाल दी है। एंड फिर अनदर बॉल इज़ ड्रॉन। तो अब क्या होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल रेड निकले और दूसरी ग्रीन निकले। अभी हम करके आ रहे हैं पिक, रिप्लेस एंड पिक। तो यानी रिप्लेस करने की वजह से क्या हो गया, जो पहली बॉल हम निकालेंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पे। देखें टोटल बॉल्स कितनी हैं 10, रेड बॉल्स कितनी हैं 3। तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/10। अब हमने ये बॉल निकाल दी है और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा रिप्लेस कर लेते हैं। तो आप देखें कि दोबारा कोई भी चीज़ निकालें उसका पहले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इंडिपेंडेंट है उससे। ठीक है, तो अब देखें टोटल बॉल्स कितनी हैं, वही 10 है। अब ग्रीन बॉल हमने निकालनी है, तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 7/10। और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 21/100। तो लेट ए इज इक्वल टू द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10। लेट बी इज इक्वल टू द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 7/10। तो इनको लिखेंगे किस तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। और इसको लिख देंगे 3/10 मल्टीप्लाई बाई 7/10 इज इक्वल टू 21/100। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कि ऐसे बैग में जिसमें 7 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स हो, पहली बॉल रेड निकला है और दूसरी ग्रीन निकला है, प्रोबेबिलिटी इस इम्कान है 21/100। तो अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स की तरफ, जो कि सिर्फ कॉमन सेंस है। चलें देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी लाइन आपको याद ही होगी। प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, ना 0 से कम ना 1 से ज़्यादा। कॉइन को फ्लिप करें तो टोटल 2 इवेंट्स हो सकते हैं, हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। हेड आने को हम कह देते हैं इवेंट ई, और हेड ना आने को इवेंट ई प्राइम या कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैंने टेल नहीं यूज़ किया लफ्ज़, मैंने यूज़ किया कि हेड नहीं आएगा, ख़ास तौर पे यूज़ किया ताकि आपको बाद में समझ आ जाए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1/2। अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें तो टोटल 1 आएगा। इसमें से कोई एक भी गिवन हो हमारे पास, यानी प्रोबेबिलिटी ई गिवन हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम, तो हम 1 में से माइनस करके अपना आंसर ले सकते हैं, दूसरा को निकाल सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम निकालने के लिए हमारे पास 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting
E an even number as the sum, E prime या E complement an odd number as the sum। तो पहले देखते हैं E an even number as the sum। जब टू डाइसिस को हम लोग रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल जो सैम्पल स्पेस होती है वो कितनी होती है? टोटल 36 इवेंट्स हो सकते हैं। 1 1 आ सकते हैं, 1 2 आ सकते हैं, 1 3 आ सकते हैं, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 6 1 6 2 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। तो टोटल 36 इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इवन नंबर आने के चांसेस होंगे कितने? वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई कितने हैं, यानी इवन नंबर दोनों का सम मिला के कितने होते हैं, वो कितने हैं? 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आता है इवन नंबर, 1 और 3 को ऐड करें तो 4 आता है इवन नंबर है, 1 और 5 को ऐड करें तो 6 आता है इवन नंबर। यानी हर रो में इस तरह के 3 ऐसे कम्बिनेशन है। तो ये टोटल कितने हुए? 3 6 18, 18 डिवाइडेड बाय 36, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज अ सम इज 1/2। तो ई प्राइम या के ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो हमें फॉर्मूले से आ गया, लेकिन इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट भी करके देखते हैं। ई प्राइम इज इक्वल टू एन ऑड नंबर एज द सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई प्राइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स जिनका सम होगा वो कितने होंगे? वो भी टोटल 36 में से 18 ही होंगे। 1 2 को ऑड ऐड करें तो क्या आता है? 3, 1 4 को ऐड करें तो 5, 1 6 को ऐड करें तो 7। तो ये टोटल 18 इस तरह के ऑड नंबर्स आएंगे अगर सम किया जाए। तो 18 और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 36। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ये भी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम या ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। अगर 1 डाइस को रोल करें तो अब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 और क्या प्रोबेबिलिटी है कि मल्टीपल ऑफ 3 ना आए? इसको हम ई प्राइम या ई कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें एक बार फिर से। डाइस पे 1 से 6 तक नंबर हैं, इसकी टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितनी हैं सैम्पल स्पेस में? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 आए वो कितने हैं? यानी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो दो ही ऐसे नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो ये हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 6, या इसको अगर करें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर while throwing a dice is while getting a multiple of 3 is 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट या ई प्राइम कितना होगा? यानी कि इन दो के अलावा देखें बाकी सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हैं। वो क्या क्या हैं? 1 2 4 5, टोटल 4 ऐसे नंबर्स हैं। तो 4/6, इसको भी ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 2/3। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट या ई प्राइम इज इक्वल टू 1। इसमें आप देख लें 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1। इसको आप जो है ना उसी तस्वीर से समझें। अगर ये ई का सर्कल है हमारे पास और ये हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस है जो 1 होती है, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये 1/3। तो बाकी जितना कुछ सैम्पल स्पेस में बचा है वो क्या होगा? ई कॉम्प्लीमेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2/3। अब देखें पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस कितनी बन जाएगी जिसमें ई कॉम्प्लीमेंट भी है और ई है? 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। तो अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी सही से समझ आ गए हैं। अब आपके लिए एक्सरसाइज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 1, सपोज इवेंट्स ए एंड बी, एक इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 2/5, यानी कंप्लीट सर्कल्स की प्रोबेबिलिटी ये लिखी हुई है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ 1/2। तो फाइंड क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान है, हमने फार्मूले पढ़ रखे हैं। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? बिल्कुल पहला वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। फार्मूला हम लोग लिख दिया। अब इसमें हम लोगों को चाहिए क्या? हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और इसको राइट साइड पे ले आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को लेफ्ट साइड पे लेकर गए तो वो पॉजिटिव हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को राइट साइड पे लेकर आए तो ये माइनस हो गया। अब इनमें वैल्यूज़ डालें, 2/5 प्लस 2/5 माइनस 1/2। अब इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ें इक्वल हों, या इनको अगर प्लस माइनस करना हो, यूँ समझ लें, जब प्लस माइनस करना हो और फ्रैक्शंस में हो तो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू एक जितनी होनी चाहिए।
अब क्या किया जाए कि इक्वल हो जाएं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया जाए तो 10 हो जाएगी। इसी तरह इसको भी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब ऐसी सूरत हाल में नीचे डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, जिस चीज़ को से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो चलें इस केस में ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें चूँकि नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखें ये बन गया है 4/10, ये वाला बन गया है 4/10 और ये वाला बन गया 5/10। अब देखें डिनोमिनेटर इक्वल है, आप इनको प्लस कर सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर 10 लिखा और ऊपर 4 + 4 - 5, 4 + 4 8, 8 - 5 3। तो ये हो गया हमारा 3/10। बुक में क्या आंसर है, बुक में भी 3/10 आंसर है। Question number 2. If A and B are two events in a sample space such that probability of A is half, probability of B complement is 5/8, probability of A union B is 3/4, find number 1 probability of A intersection B, number 2 probability of A complement intersection B complement। तो ये भी हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट करते हैं। ये एक सैम्पल स्पेस के अंदर गिवन इवेंट है, इवेंट ए, और ये है इवेंट बी, और ये कंप्लीट सैम्पल स्पेस है। कंप्लीट सैम्पल स्पेस होती है 1 की इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 1/2 जो इस कंप्लीट ब्राउन सर्कल की है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो ए और बी का अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये सारा इक्वल टू है 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें नहीं गिवन, हमें बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है, ज़्यादा वो फिलहाल हम नहीं लिखते। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों को क्या मालूम करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है सैम्पल स्पेस का बाकी हिस्सा, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 5/8। तो अगर ये हमें मालूम है तो हमने ये वाइट वाला हिस्सा जिसको बी कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। वो क्या होगी, वो हमें मिलेगी इससे कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाले फार्मूले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू डालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 - 5/8 इक्वल टू, जब एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आएगा 8, 8 - 5/8, आंसर आ गया 3/8। तो अभी आपको इस सर्कल की बी इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी मिल गई है। अब हम दोबारा अपना सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं और इसके अंदर इंटरसेक्शन एरिया भी ले आते हैं। यहाँ आपको एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको लेफ्ट साइड पे ले आए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को राइट साइड पे ले गए। अब इसमें वैल्यू डालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 3/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या गिवन है हमें 3/4। अब हम लोगों ने एलसीएम लेना है। एलसीएम तब ले सकते हैं जब नीचे वाली जो डिनोमिनेटर्स हैं वो बराबर हों। तो इस वाले 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आखिरी वाले 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 8 आ जाए। लेकिन जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिहाजा यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया था, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास आ गया 4/8 प्लस 3/8 माइनस 6/8। तो अब जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो तब हम लोग ऐड कर सकते हैं, लिहाजा डिनोमिनेटर तो सबका एक ही कॉमन है 8, और ऊपर आ गया 4 + 3 - 6, 4 + 3 7, 7 - 6 इज़ 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/8। और बुक में देखते हैं हमारा आंसर पार्ट 2 का फर्स्ट आंसर यही है। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये ज़रा डिफरेंट है क्योंकि हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन देखा है उसमें भी ये नहीं पढ़ा क्योंकि बुक में पढ़ाया ही नहीं गया था। ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे डी मॉर्गन्स लॉ, ये उसकी मदद से सॉल्व हो रहे हैं। सरसरी देख लेते हैं कि वो क्या है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जबकि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इनको ज़रा तस्वीरों से देखें। ए यूनियन बी जो ये येलो वाला हिस्सा है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो होता है इसके अलावा बाकी सारा हिस्सा जो इस वक्त ब्लू में नज़र आ रहा है। ये बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट के। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो इस ए के अलावा सब कुछ इस स्क्रीन पे मौजूद है इंक्लूडिंग दिस
पोर्शन यहाँ से ये वाला जो बी का हिस्सा है, ठीक है, अदर देन दिस ऑरेंजिश पोर्शन। तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर शामिल होता है। और अगर सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो बी कॉम्प्लीमेंट होता है इस बी के पूरे सर्कल के अलावा सब कुछ जो उसकी में, ये ब्लू वाला भी और ये ए का ये येलोइश पोर्शन लेफ्ट वाला। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या जगह है, येलो वाली जगह, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस येलो के अलावा सब कुछ जो स्क्रीन में है। और ए कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा बाकी सब कुछ, और बी कॉम्प्लीमेंट होता है बी पूरे के अलावा बाकी सब कुछ। तो इनको जब मैथमेटिकली भी सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन दुरुस्त आती है। हम जाते हैं अपने सवाल की तरफ। हम लोग इसमें यूज़ करेंगे कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाला फार्मूला। देखें, डी मॉर्गन्स लॉ का ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है, क्योंकि हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू हमने डाल दी 3/4। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो इस वाइट वाले पोर्शन के अलावा बाकी हिस्सा है वो हम लोगों को मालूम करनी है बेसिकली, और वही आखिर में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/4। अब डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से देखें, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, और ये हमारे पास आ जाती है 1/4। और यही आपकी बुक में भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5, यानी कि एक इवेंट ए है और उसके आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.6, यानी ए और उसके अलावा कोई इवेंट बी भी है, इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो उनका यूनियन है 0.6। देखते ही पता लग रहा है कि बी की प्रोबेबिलिटी 0.1 होगी, लेकिन देखते हैं सवाल क्या है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ओवरलैप नहीं कर रहे। तो एक तो ये हमें पता लग गया कि ओवरलैप नहीं कर रहे, और दूसरा देखते ही पता लग रहा है कि बी छोटा होगा साइज़ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें माइनस इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे। अब इसको सही करके लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसमें वैल्यू डाल देंगे 0.6 माइनस 0.5, और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। और आप अपनी बुक में आंसर चेक कर लें, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 4, अ बैग कंटेन्स 30 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30, यानी एक हमें सैम्पल स्पेस दी गई है जिसके अंदर टोटल 30 टिकट्स हैं, यानी हमारे पास सैम्पल स्पेस के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 30 हैं। One ticket is selected at random. Find the probability that its number is either odd or square of an integer. देखिए, जब भी और आता है ना तो इसका मतलब है ये यूनियन का सवाल है। जिस तरह एंड आता है तो वो इंटरसेक्शन का सवाल होता है। तो अभी हमारे पास पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम लोग इन 30 में से नंबर्स में से टिकट उठाएंगे वो ऑड नंबर हो या स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो एक हमारे पास है इवेंट ए के ऑड नंबर्स हों सारे के सारे, तो 1 से 30 तक टोटल 30 हैं, तो कितने ऑड नंबर्स होंगे, इसको हम लोग इवेंट ए कहते हैं, और इसके अंदर टोटल हमारे पास 15 नंबर्स हैं 1 3 5 7 29 तक। दूसरा हमारे पास है कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब ये ध्यान से सोचने वाली चीज़ है, कौन कौन से नंबर हैं जो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हैं। 30 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, 29 नहीं, 25 होता है, इसके अलावा और कौन सा होता है, 16 होता है, 16 के अलावा और क्या होता है, 9 होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, इसी तरह 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, और 1 बताते खुद भी होता है। तो इवेंट बी हम कह देते हैं 1 4 9 16 25, और इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 5। लेकिन ये अभी ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि अभी हम लोगों ने दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों इवेंट्स में कोई चीज़ कॉमन भी है या नहीं, यानी ओवरलैपिंग करनी है कि नहीं। तो ये देखें, हमारे पास दोनों में 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि कॉमन हैं, 1 9 और 25। लिहाजा हम लोग इवेंट बी ओवरलैपिंग बनाएंगे ए के साथ, और इसमें सबसे पहले वो इंटरसेक्शन वाला ही लिख लेते हैं 1 9 और 25। अब बी में थोड़े से हैं इसलिए इसको पहले लिखते हैं, पीछे बच गए हैं 4 और 16, और ए के अंदर 1 9 और 25 के अलावा बाकी जितने ऑड नंबर्स हैं वो सारे लिख लेते हैं। तो अब आपकी
ये डायग्राम, वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब आपको क्वेश्चन लिख के भी आना चाहिए। बाकी जो इवन नंबर थे वो मैं लिखना भूल गया था, ये भी मैंने बाहर लिख दिए हैं ताकि आपके पूरे जो बैग के अंदर टोटल 30 नंबर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन चूंकि इंटरसेक्शन पोर्शन भी मौजूद है लिहाजा, और 2 दफ़ा काउंट नहीं करना, लिहाजा एक माइनस कर देंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, प्लस यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए टोटल कितने होंगे वो आगे दिखाता हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। अब इनमें बारी बारी वैल्यू डाल दें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? ए पूरे के अंदर टोटल 15 हैं और सैम्पल स्पेस में 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? टोटल 5 डिवाइडेड बाय 30, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय 30। अब देखें ये आसानी से प्लस हो सकते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर 30 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, और ऊपर 15 प्लस 5 माइनस 3, 15 प्लस 5 20 होता है, 20 माइनस 3 17 होता है, 17 डिवाइडेड बाय 30 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आई है। क्या बुक में भी यही आंसर है? यस, तो आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन 5, a student finds that the probability of passing an algebra test is 8 by 9. What is the probability of failing the test? यानी हमारे पास एक इवेंट ए है कि पासिंग एन अलजेब्रा टेस्ट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 8 बाई 9, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर 9 बाई 9 होता तो कंप्लीट 1 हो जाती प्रोबेबिलिटी। तो ये एक इवेंट ए है और इसकी प्रोबेबिलिटी है 8 बाई 9। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा बेसिकली वो होगा फेलिंग, ए कॉम्प्लीमेंट फेलिंग द टेस्ट, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, ए और ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करनी है। तो आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काफ़ी हाई है, तो बाकी जो ओवरऑल सैम्पल स्पेस में जगह बनेगी वो बहुत थोड़ी सी बच जाएगी, इसलिए मैं छोटा डब्बा बना रहा हूँ और इसको बाकी हिस्से को कह देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। देखते ही पता लग रहा है वैसे 1 बाई 9 होगी, 8 बाई 9 अगर पासिंग की है तो 1 बाई 9 फेलिंग की है, लेकिन लिख के सॉल्व भी तो करना है। तो ये कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाला सवाल है जो कि आपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस और उनके फार्मूले देखे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होती है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की। हमें ए की प्रोबेबिलिटी मालूम है, लिहाजा हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वैल्यू डालेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस 8 बाई 9, 9 इनमें एलसीएम रखेंगे, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 8, इससे हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 बाई 9। तो अब देख लेते हैं कि बुक में भी क्या यही आंसर है। जी, बुक में भी यही आंसर है। क्वेश्चन 6, इन अ 2 डाइस एक्सपेरिमेंट, 2 डाइस एक्सपेरिमेंट में आपको पता है टोटल 36 एलिमेंट्स होते हैं और इन ये सैम्पल स्पेस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 36। फर्स्ट डाइस शोज़ 4, यानी अब इवेंट ए की बात हो रही है। इवेंट ए है कि फर्स्ट डाइस शोज़ 4, तो यहाँ पे किस किस में पहला डाइस है जो 4 शो कर रहा है? ये रो 4 में देखें। इसका मतलब है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इन इवेंट ए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 6 डिवाइडेड बाय 36, और इसको 6 1 6 6 6 36 करें तो ये हो जाएगा 1 बाई 6। अब आगे क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड डाई, यानी इसको अब हम इवेंट बी कह देते हैं, शोज नंबर ग्रेटर देन 4। अब ये कहाँ है? ये देखें, आखिरी 2 कॉलम देख लें, इसमें जो सेकंड आई है वो 5 और 6 शो कर रहा है, यानी 4 से बड़े नंबर। तो टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं इवेंट बी में? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हुई? 12 डिवाइडेड बाय टोटल जो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, 12 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको सॉल्व करें, 12 1 12, 12 3 36, तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3। ये क्या है? ये कॉमन एरिया जिसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 डिवाइडेड बाय 36, या इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें 2 1 2, 2 18 36। अब देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि वो कह रहे हैं इन अ 2 डाई एक्सपेरिमेंट गिवन दैट, कि पहला वाला हो चुका है,
अब आपके पास क्या चांस है कि ये आए? तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स वाला सवाल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी डिपेंडेंट्स। इसके एग्जांपल देखें कौन सी हमारे पास इसकी इक्वेशन थी, ये वाली, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोबारा चलते हैं और ये इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/18, और नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/6। अब इसको सॉल्व करें, इज इक्वल टू 1/18, और ये जो बड़ा वाला बाय है इसको हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 1/6। अब आगे जाते हैं 1/18 एज इट इज़, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 उल्टा हो जाएगा और 6/1 हो जाएगा। अब देखें 6 1 6, 6 3 18, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 1/3, और बुक में क्या आंसर है 1/3। यहाँ एक चीज़ गौरतलब है कि देखिए नॉर्मल हालत में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी 1/3 है। ये वैसे इत्तेफाकन हो गया, अगर ये ए के अंदर हमें ये कह देता है कि डाई शो 4 and 3, ठीक है, 4 या 3 शो करता है, तो ये प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए चेंज हो जाती है। क्वेश्चन 7, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स हैं और इसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज़ नाइदर रेड नॉर किंग। ना ही रेड है ना ही किंग है। तो पहला इवेंट ए है कि नॉट रेड कार्ड, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर में लिख दिया। नॉट रेड कार्ड टोटल कितने ऐसे हैं जो कि ब्लैक कलर में हैं, वो 13 और 13 26। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट रेड कार्ड इज इक्वल टू 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी 26/52। इसको सॉल्व करें तो 26 1 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52, तो प्रोबेबिलिटी ए होगी 1/2। देखें बी है नॉट अ किंग कार्ड, दूसरे उन्होंने कंडीशन क्या लगाई है, नाइदर रेड नॉर अ किंग कार्ड, यानी नॉट अ किंग कार्ड, ये है दूसरा इवेंट। तो इसमें किंग कार्ड के अलावा बाकी टोटल कितने कार्ड्स हैं, देखें 52 में से 4 सिर्फ किंग कार्ड्स हैं, बाकी 48 जो हैं वो हैं नॉट अ किंग कार्ड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी 48, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 52। इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, 4 12 ज़ा 48 और 4 13 ज़ा 52। अब देखते हैं इंटरसेक्शन वाला एरिया, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखें ये वाला एरिया। तो एक रो में 13 कार्ड्स होते हैं और एक एक किंग बीच में से निकल गया है, तो 12 रह गए हैं। तो इंटरसेक्शन एरिया कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, टोटल 24 ऐसे कार्ड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी 24/52, या इसको भी सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा 6/13। कैसे, 4 6 ज़ा 24 और 4 13 ज़ा 52। बेसिकली यही हमारा आंसर है जो कि हमने निकालना था, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे हम, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड एंड नॉट किंग ये फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको एंड जब भी होता है उसको इंटरसेक्शन भी लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दारी बात आखिर में हमने यही निकाला है ना, जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है दोनों का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाली थी 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकाली थी 12/13। तो अब इसको देखें 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये बन गया है 6/13। तो इस तरह से आपने आंसर निकालना है। आप अपने बुक में आंसर देखिए 9/13 लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। एक और मेथड भी है, ये हम लोग देखते हैं ए, मिसाल के तौर पे उसने कहा है ना कि नाइदर रेड कार्ड, तो हम पहले देख लेते हैं रेड कार्ड कितने टोटल। ए का हमने कह दिया रेड कार्ड है, तो रेड कार्ड टोटल 26 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 26/52। फिर उसने कहा है नॉर किंग, तो हम पहले देख लेते हैं किंग वाले कितने कार्ड हैं। उसने कहा है नॉट किंग, तो हम किंग वाले पहले कार्ड देख लेते हैं। बी इवेंट को हम कह देते हैं कि किंग कार्ड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, यानी किंग कार्ड कितने हैं टोटल 4, तो प्रोबेबिलिटी बी होगी 4/52। अब इंटरसेक्शन वाले एरिया की तरफ चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी टोटल 2 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी 2/52। अब आपको याद होगा
फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इनमें वैल्यूज़ डालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/52। एलसीएम हमारा 52 है, ऊपर 26 + 4 - 2, 26 + 4 30 होता है, -2 28 हो जाएगा, तो 28/52। और इसको देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/13। इसको मैंने 4 7 28, 4 13 52, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस किंग। हमने क्या निकालना था? नॉट रेड एंड नॉट किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी 1 - 7/13। और इससे हमारे पास वही आंसर आ जाता है जो हमने पिछले मेथड से निकाला था, क्या? 6/13, यानी प्रोबेबिलिटी नाइदर रेड नॉर किंग, यानी ये वाले कार्ड्स, ये रेड भी नहीं है और किंग भी नहीं है। Question 8. If a pair of dice is thrown, find the probability that the sum of digits is neither 7 nor 11. जब भी कभी दो डाइस फेंके जाते हैं तो उनकी सैम्पल स्पेस ये होती है, टोटल 36 डिफरेंट कम्बिनेशन बन रहे होते हैं। जैसे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, सो ऑन करते करते 6 6 तक। तो सवाल ये कि जो सम हो दो डिजिट्स का, वो ना तो 7 हो और ना 11 हो। तो ऐसे तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। 1 और 1 का सम देखा जाए तो 2 है, 1 और 2 का देखा जाए तो 3 है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि वो जिनका सम 7 है, बजाय इसके कि नाइदर 7 पे। इसी तरह वो जिनका सम 11 है, ना कि ये कि वो जिनका सम 11 नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कह देते हैं कि इवेंट ए इज इक्वल टू सम ऑफ डाइस इज 7। तो इवेंट ए में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 6 ऐसे हैं। 1 और 6 को सम करें तो 7 आ जाता है, 2 और 5 को सम करें 7 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए इज 6। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी होगी? 6 / 36। इसी तरह हम लोगों ने कहना है बी इज इक्वल टू सम ऑफ डाइस 11। सम ऑफ डाइस 11 कब होगा? जब 5 6 हो या 6 5 हो। तो ऐसे दो ही एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी इज इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 कमिंग इज 2/36। अब हम लोग देखते हैं कि ए प्लस बी की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आए या 7 आए या 11 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे देखें, दोनों में से कोई चीज़ ओवरलैप नहीं हो रही, लिहाजा ये तो 0 हो जाएगा। बाकी देखते हैं, हम लोग वैल्यूज़ डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 6/36 प्लस बी के अंदर 2/36 और यहाँ पे -0। तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 36 और ऊपर आ गया 6 + 2। 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 8/36। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 8 और 4 9 36। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 7 और 11। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो था कि प्रोबेबिलिटी के सम इज़ नाइदर 7 नॉर 11। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन आ जाता है, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये बन गया 1 माइनस 2/9 विच इज़ इक्वल टू 7/9। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ नाइदर 7 नॉर 11। यानी ये जितने बाकी सारे हैं, ये ना 7 इनका सम होता है, ना इनका सम जो है 11 होता है। और बुक में देख लेते हैं आपका आंसर क्या है, 7/9। Question 9. Ajmal and Bushra appear in an interview for 2 vacancies. The probability of their selection being 1/7 and 1/5 respectively. यानी अजमल के सिलेक्ट होने के चांस है 1/7 और बुशरा का 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आगे 4 पार्ट्स हैं, बोथ विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन विल बी सिलेक्टेड, नन विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। देखें, इवेंट ए हम कह देते हैं कि अजमल विल बी सिलेक्टेड। इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने बता दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/7। इवेंट बी हमारे पास है कि बुशरा विल बी सिलेक्टेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने बताई है 1/5। उसको हम लोग कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहला पार्ट देखते हैं, बोथ विल बी सिलेक्टेड, यानी अजमल एंड बुशरा बोथ विल बी सिलेक्टेड, तो हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन आपको पता है एंड से निकला हुआ है और ये मल्टीप्लाई होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वैल्यू डाल देते हैं और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं।
इंडिपेंडेंस मतलब कि ए के सिलेक्ट होने का बी के सिलेक्ट होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ए की अलहदा सीट है, बी की अलहदा सीट, अलहदा कंपटीशन कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि है 1/5। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाता है 1/35। तो पहला पार्ट तो बहुत ईजी था। दूसरे की तरफ चलते हैं। ओनली वन इज सिलेक्टेड, यानी ए सिलेक्ट होगा तो बी नहीं सिलेक्ट होगी, प्लस क्या और क्या चांस है कि ए नहीं सिलेक्ट होगा तो बी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ओनली वन इज सिलेक्टेड को ये कम्बिनेशन बनता है। तो इसके लिए देखें, इस तरह मैं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी ए सिलेक्ट हो रहा है तो बी नहीं हो रही, या ए सिलेक्ट हो रहा है, ए नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो बी सिलेक्ट हो रही है। इसको हम लोग यूँ देखें कि ये इंटरसेक्शन एंड होता है और यू और होता है। अब ये और वाला सवाल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिर्फ यही वाला पोर्शन ट्रिकी थे इस पूरे सवाल में। ये अगर आपको समझ आ गई है तो आगे सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों को इस पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट भी देखना है और बी कॉम्प्लीमेंट भी। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1 - 1/7, क्योंकि ए की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/7, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाती है प्रोबेबिलिटी में 1 - 1/7 और ये आ जाती है 6/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है तो बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 - 1/5 हम कर लेंगे। इससे वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब इनमें बारी बारी वैल्यूज़ डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 6/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5। अब इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 4/35 प्लस ये हो जाएगा 6/35। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 35 और ऊपर 4 + 6, 4 + 6 को ऐड करें तो बन जाता है 10 और नीचे 35। इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा हल हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं कि नन विल बी सिलेक्टेड, कोई नहीं सिलेक्ट होगा, यानी ए भी सिलेक्ट नहीं होगा यानी ए कॉम्प्लीमेंट, और बी भी सिलेक्ट नहीं होगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ए भी सिलेक्ट नहीं होगा एंड बी विल ऑल्सो नॉट बी सिलेक्टेड। जब मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ आपको समझ आ जाता होगा आसानी से इस फ्रेज़ को देखते हुए। प्रोबेबिलिटी दैट ए विल नॉट बी सिलेक्टेड एंड बी विल नॉट बी सिलेक्टेड, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी 6/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ऊपर आंसर आ जाएगा 24, नीचे 35। तो ये पार्ट 3 भी हल हो गया। फाइनल, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, यानी एटलीस्ट वन ऑफ देम भी, या ये, यानी प्लस का सवाल है और का सवाल है, दिस और दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/35। तो अभी इनमें तीनों वैल्यूज़ डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू 1/35। अब अगर इनको प्लस माइनस करना है तो तभी कर सकते हैं फ्रैक्शंस को जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो। हाईएस्ट 35 है, 7 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 35 आ जाए? 7 × 5 = 35 होता है। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी, तो 1 × 5 = अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर में 5 है, हमें क्या लाना है 35, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। अब नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सारे डिनोमिनेटर 35 हो गए, तो हम ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं। 5 × 1 = 1, 5, 5 × 1 = 5 प्लस 7 × 1 = 7 और -1, 5 + 7 - 1। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/35। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी आ गया। बुक के आंसर देख लेते हैं। तो हमारे चारों आंसर मैच कर रहे हैं, 1/35, 2/7, 24/35 और 11/35। सारे पार्ट्स हमारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस। ये एक बास्केट है, इसमें 20 एप्पल्स हैं और 10 ऑरेंजेस हैं। पहले तो देख लें आपकी सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। 20 + 10 = 30, आउट ऑफ विच 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव। अब ये देखें कि 5 एप्पल्स जो हैं डिफेक्टिव हैं और 3 ऑरेंजेस भी डिफेक्टिव हैं, ठीक है। इफ़ अ पर्सन टेक आउट
2 at random, what is the probability that either both are apples or both are good? यानी बंदा दो फ्रूट निकालता है तो क्या चांस है कि दोनों के दोनों एप्पल आएँ या दोनों के दोनों गुड आएँ, अच्छे वाले हैं। तो इवेंट ए हम लिख लेते हैं बोथ आर एप्पल्स, और दूसरा इवेंट क्या है, बोथ आर गुड, उसको इवेंट बी कह देते हैं। यानी और की वजह से हमें पता लग रहा है ये ए यूनियन बी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और पहला इसमें सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज बोथ आर एप्पल्स, यानी एप्पल एंड एप्पल। तो अभी ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सवाल को हल करता हूँ। देखें टोटल एप्पल्स आपके पास कितने हैं, अभी गंदे साफ की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये है कि टोटल एप्पल्स कितने हैं 20, और टोटल सैम्पल्स केस कितनी है 30। तो अभी जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि पहला आप जो निकालें फ्रूट वो एप्पल निकले, वो है 20 आउट ऑफ 30। जब आप एक एप्पल निकाल लेते हैं तो अब एप्पल्स बच गए 19 और टोटल सैम्पल स्पेस बच गई 29। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम निकालेंगे फ्रूट तो वो एप्पल निकलेगा। अब प्रोबेबिलिटी रहेगी है 19 आउट ऑफ 29। अब इसको थोड़ा सा देखें, 10 2 ज़ा 20 और 10 3 ज़ा 30, सिंप्लीफाई कर लिया, 2 19 ज़ा 38 और 3 मल्टीप्लाई बाई 29 87। ये पहला हम लोगों ने ए की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखना है, यानी कि बोथ आर गुड। तो प्रोबेबिलिटी बी दैट इज़ गुड एंड गुड। तो गुड फ्रूट कितने हैं बीच में, टोटल 29 गुड फ्रूट्स हैं, क्योंकि 5 एप्पल गंदे थे और 3 फ्रूट जो है माल्टे गंदे थे, तो टोटल 22 गुड फ्रूट थे। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम जब फ्रूट निकालें तो वो साफ़ वाला फ्रूट निकले, तो वो है 22/30 यानी 22 आउट ऑफ 30। अब जब एक फ्रूट हमारा निकल जाता है तो साफ़ फ्रूट कितने रह गए 21, और टोटल सैम्पल स्पेस वही अब रह गई है 29। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी कि अब जो हम फ्रूट निकालें वो साफ़ वाला निकलेगा, वो है 21/29। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 11 ज़ा 22 और 2 15 ज़ा 30। 11 मल्टीप्लाई बाई 21 231 होता है, और 15 मल्टीप्लाई बाई 29 435 हो जाता है। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उसका फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ व्हाट इज दिस, कि ए इंटरसेक्शन बी यानी एप्पल भी हों, दोनों के दोनों जो हैं क्या हों, एप्पल भी हों, एंड इंटरसेक्शन क्या होती है, एंड होती है, एंड गुड भी हों। ठीक है, बोथ आर एप्पल्स एंड बोथ आर गुड। अब इसको हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज एप्पल्स एंड गुड। अब देखें कि टोटल एप्पल्स और जो कि साफ़ हैं वो कितने वाले हैं, टोटल 15 साफ़ एप्पल्स हैं। तो अब कि पहला एप्पल हम हाथ डालें तो वो साफ़ निकल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 15 आउट ऑफ 30। अब जब पहला एप्पल निकल जाता है, अब प्रोबेबिलिटी क्या रह जाती है 14 आउट ऑफ 29 के अगला एप्पल हमारा साफ़ निकले। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास से आ गया 7/29। अब इसको हम लोग नीचे इक्वेशन में डाल देते हैं, 38/87 प्लस 231/435 माइनस 7/29। देखें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए अगर हम लोगों ने एलसीएम लेना है। तो 87 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 435 आ जाए 5 से। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ 29 है, इसको भी 435 बनाना है, इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और ऊपर 7 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप तुक्का लगा कर ट्राई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अब एलसीएम हमारा हो गया 435 और ऊपर 38 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमारे पास आ जाता है 190 प्लस 231 एज इट इज़ माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 15 से हमारे पास आता है 105। 190 प्लस 231 माइनस 105, इससे हमारे पास आ जाता है 316 और नीचे 435। बुक का आंसर देखें, 316/435 हमारा आंसर ठीक है। लेकिन अभी रुकें, अभी हम लोग एक दूसरे मेथड से भी इस सवाल को हल करते हैं। मेथड नंबर 2, ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब पे इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन समझ ज़रूर लें। देखें टोटल वेज ऑफ पिकिंग फ्रूट्स हमारे पास 2 फ्रूट्स कितना होंगे, टोटल कितने फ्रूट्स हैं 30, और NCR का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो N यानी कि टोटल 30 हैं, और C कम्बिनेशन, और R यानी कि 2 फ्रूट उठाने हैं, तो टोटल कितने कम्बिनेशन बन जाते हैं 30C2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले 30 फैक्टोरियल को हम इतना खोलेंगे कि 28 फैक्टोरियल तक आ जाए, क्योंकि नीचे आंसर हमें नज़र आ रहा है कि 28 फैक्टोरियल आने वाला है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 28 फैक्टोरियल। नीचे 2 फैक्टोरियल से हमें पता है कि आंसर आता है 2, और 30 माइनस 2 फैक्टोरियल से आ जाता है 28 फैक्टोरियल। तो 28 फैक्टोरियल से कट गया, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा 30। अब 15 मल्टीप्लाई बाई 29 से हमारे पास आंसर आ जाता है 435। अब हम आते हैं पहली प्रोबेबिलिटी कि बोथ आर एप्पल्स। ठीक है, उसके लिए हम लोग ये लाइन लगाई और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 30C2 और ऊपर क्या आ जाएगा 20C2, क्योंकि एप्पल्स टोटल कितने हैं 20। देखें टोटल 20 एप्पल्स हैं, इन 20 एप्पल्स में से 2 उठने का चांस है। ठीक है, टोटल हमारे पास सैंपल की स्पेस कितनी थी 30, उसमें से हमें 2 उठाने हैं, और जो डिज़ायर्ड है वो है कि इन 20 में से 2 उठे। तो ये डिज़ायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल। तो इससे हम लोग देखें, अभी हमारे पास ये तो पता है 30C2 से 435 आता है, 20C2 से क्या आता है 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले 20 फैक्टोरियल को हम इतना खोलेंगे कि 18 फैक्टोरियल तक जाए। क्यों? क्योंकि नीचे 20 माइनस 2 से 18 आने वाला है, हमें पहले ही नज़र आ रहा है। तो 2 फैक्टोरियल से 2 आ जाएगा, और 20 माइनस 2 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल से कट गया, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। 10 मल्टीप्लाई बाय 19 से हमारे पास आंसर आ गया 190। तो ये हमारा आ गया 190 ओवर 135। अब दोनों के दोनों क्या हैं गुड हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब नीचे वही 30C2 और ऊपर क्या आएगा गुड। टोटल कितने थे 22। तो 22 में से हमारी ये डिज़ायर्ड है कि 2 इनमें से उठें। तो 22C2, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो नीचे वाले को तो हमें पता है 435 है, 22C2 को हम लोग ओपन करते हैं 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। और 22 फैक्टोरियल को इतना खोलेंगे कि 20 फैक्टोरियल तक आ जाए। 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई बाय 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से आता है 2, और ये हमारे पास है 20 फैक्टोरियल। तो 20 फैक्टोरियल से कट गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22। 11 मल्टीप्लाई बाय 21 से हमारे पास आंसर आ गया 231। तो वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कि दोनों एप्पल्स भी हों और गुड भी हों। तो अब हमारे पास कितने ऐसे हैं जो कि एप्पल्स भी हैं और गुड भी हैं, वो देखें 15 है। तो टोटल नीचे वाली सैंपल स्पेस तो 30C2 और ऊपर 15C2 होगा, क्योंकि हमारी डिज़ायर ये है कि एप्पल में से दोनों के दोनों उठें और दोनों के दोनों गुड भी हों। अब 30C2 से क्या बन जाता है वो आपको पता है 435। 15C2 को सॉल्व कर देते हैं, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल को इतना खोलेंगे कि 13 फैक्टोरियल तक आ जाए। 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 ही आता है, और राइट साइड पे आ जाएगा इसके 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल से क्रॉस हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15 से हमारे पास आ जाएगा 105। तो 105 इधर रख लेंगे। अब इन 3 वैल्यूज़ को उठा के इधर इक्वेशन में पुट इन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 190 डिवाइडेड बाय 435, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 231 डिवाइडेड बाय 435, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 105 डिवाइडेड बाय 435। एलसीएम ले सकते हैं 435 क्योंकि बराबर है, और ऊपर 190 प्लस 231 माइनस 105, इसको कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 316 डिवाइड बाय 435। यही बुक में भी आंसर था। और इतनी अच्छी वीडियो बनाने पे लाइक तो बनता है, और आप कमेंट वगैरह भी अच्छे से कर दिया करें, और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।